तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो एंसेस्टर थे डेविल डाउ के, उन्होंने 27 स्पेल फ्यूज किए थे और इंपीरियन एक्सॉल्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम 99 स्पेल्स को अपने एक पंच वगैरह में फोर्स में फ्यूज कर सकते हैं और वो टॉप लेवल के फिर माने जाते हैं। और कौन कितने स्पेल्स जानता है वो भी मैटर करता है। लेकिन इधर वांगलिंग के 6 स्पेल वेंस बन चुके थे, वो भी अपने 97 आफ्टर इमेजेस बना लेते। तब एक समय में वांगलिंग 97 जगह दिखता है अपने स्पीड की वजह से, और उसकी मदद से जैसे यहाँ से एक स्पेल बनाए, वहां से कास्ट किया, तीसरे मतलब ऐसे 97 जगह से अलग अलग स्पेल मारेगा ये 98 स्पेल्स, क्योंकि एक वांगलिंग ओरिजिनल भी है उसमें। अब आप वांगलिंग को कैसे मतलब लोग इतना स्ट्रांग बोलते हैं, या ये है क्योंकि इसका जो वो अवतार है ना, जो वॉइड में बैठा हुआ है, उसकी वजह से इसका पावर बहुत बढ़ चुका है। और सेलेस्टियल पावर्स तो अलग है, एंशिएंट पावर्स भी है इसके पास, खासकर से कि जब से इसको सोल ब्लड मिल गया था एंशिएंट एंसेस्टर का। इसकी जो बॉडी है वो बॉटल के समान है, कल्टीवेशन इसका वाटर है, पानी है। स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार जो है इस बॉटल को इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है कि पानी भरते जाओगे और बॉटल फैलता जाएगा, ऐसा नहीं कि फट जाएगा। इसीलिए वांगलिंग इतना स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल 98 वांगलिंग अलग अलग स्पेल्स कास्ट करते हैं, और ये देखकर एंसेस्टर की भी थोड़ी फटती है। और वांगलिंग के पीछे में एक हेवनली बुल शैडो भी प्रकट होता है। ऐसा लग रहा था मानो हेवनली बुल का ट्रू बॉडी यहाँ पर आ गया हो। तो जो 27 स्पेल्स आ रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते वांगलिंग के स्पेल की वजह से। मतलब हेवनली बुल का जो शैडो था अपने 2 सिंगों से उसे फाड़ देता है, और ये चीजें बहुत फास्ट होती है। अब ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदलता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई क्या ये 98 स्पेल्स को फ्यूज कर पाएगा। अगर नहीं भी किया तो ये मेथड कुछ वैसा ही है। ये बंदा बहुत पावरफुल है, मतलब हालांकि सोल आर्मर यूज कर रहा है तो भी भाई अभी बहुत सारे और अपने स्पेल्स मतलब सेम अटैक को 27 वाले लॉन्च करते हैं, लेकिन वांगलिंग के फोर्स से उन्हें लगातार काउंटर करते रहते हैं। अब ये मतलब प्रॉब्लम में फंस चुके थे क्योंकि वांगलिंग के अटैक्स बहुत फास्ट आ रहे हैं। तो इनके पास ग्रैंड इंपीरियन डाउई का दिया हुआ एक डाउ रूप था जो कि ये यूज करके अपनी लाइफ बचा सकते थे। तो फिलहाल ये उसे यूज करते और हल्का सा उसमें ग्रैंड इंपीरियन डाउई की ऑरा थी जो कि वांगलिंग के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती है, हेवनली बुल को भी रोक देती है। डावी का शैडो प्रकट होता है और एक पंच मारता है, हेवनली बुल पीछे चला जाता है। वांगलिंग के 98 स्पेल्स जो कि एक साथ आ रहे थे वो भी कोलैप्स कर जाते हैं। वांगलिंग देख रहा था और पहचान लेता है, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन तो इसके पास था ही। एक यंग मैन दिख रहे थे डाउ रूम में, 20 से 30 के बीच में होंगे, हैंडसम थे, ठीक ठाक थे। और मानो समय स्पेस फ्रीज हो जाता है जब इनकी हल्की सी ऑरा आती है तो। और वांगलिंग समझ रहा था भाई यार ये ग्रैंड इंपीरियंस की ओर यार, मतलब इतना बस इनका हल्का सा डिवाइन सेंस आया है, तो रोप के अंदर था जो, और वो काफी था यहाँ पर अलग प्रेशर क्रिएट करने के। और उधर से आवाज आती शैडो में से कि तुम क्वालिफाइड हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये वो भी डायलॉग मारते जो मुझे फॉलो करते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो जिंदा है, मतलब जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम नहीं मरोगे। उनकी आंखों में एक अलग ही विजडम था, लाइट था। और डावी ने बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया था एक तरह से वांगलिंग को कि ताकि इसको अपनी तरफ ला सके, रिक्रूट कर सके। ओल्ड एंसेस्टर का भी एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये डावी को 10,000 साल से फॉलो कर रहे थे और डावी को बहुत अच्छे से समझते थे। ऐसी चीजें ये किसी को जल्दी बोलते नहीं है। जैसे जब इन्होंने मतलब डावी ने इन्हें रिक्रूट किया था एंसेस्टर को, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं नहीं मरूंगा और तुम भी नहीं मरोगे 1 लाख साल के लिए। बट वांगलिंग के लिए अलग था, जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम नहीं मरोगे। और एंसेस्टर ये सोच रहे हैं जब ये बंदा हेवनली बुल सोल आर्मर पहन लेता है, उसका पावर लेवल एसेंडेंट इंपीरियन के बहुत करीब पहुंच जाता है। इसीलिए ग्रैंड इंपीरियन डावी वांगलिंग को इतना तवज्जो दे रहे थे। अब वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता भी है, मतलब इन्हें रेस्पेक्ट दिखा करके, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, क्योंकि वांगलिंग को पता था ये अभी उतना फेमस नहीं है, इसे थोड़ा और फेम गेन करना था। तब जब ये फेमस हो जाएगा तो इंपीरियल सिटी जाएगा अगर, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसके पास उतना बैकअप रहेगा। अब डावी इसकी तरफ देखते, स्माइल करते, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या सोच रहा है, और बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम इंपीरियन एक्सॉल्ट्स का जो ट्रायल है उसमें ट्राई कर सकते हो। अगर तुम 9th लेवल तक पहुंच गए, मतलब पार कर गए, तो मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। उसके बाद ये एंसेस्टर की तरफ देख और फिर डाउ रूप में गायब हो जाते हैं। चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है और हवा में थोड़े चेंजेस जो थे, जो कि एक समय के लिए फ्रीज हो चुका था, वो फिर से वैसे हो जाते हैं। अभी एंसेस्टर वांगलिंग को बोलते कि यार तुम्हें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रैंड इंपीरियन को फॉलो करने का, और ये भी जाने लगते। बट वांगलिंग अब इनसे बोलते कि आप वेट करो, मैंने आपके डेविल डाउ सेट को क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि हर एक चीज बता देता है, नॉर्मली किसी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता। अब ओल्ड मैन भी सोचते हैं, फिर बोलते यार दुनिया में है क्या, कर्म ही तो है, कोई मुझको कुछ करेगा तो कोई उसे कुछ करेगा, कर्मा वापस लौट के ही आता है। वो थोड़ा ज्ञान चलता है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये बंदा ग्रैंड इंपीरियंस के बारे में बताता है कि जो सेलेस्टियल एम्परर ग्रैंड इंपीरियन है डाउफेन जो है, मतलब वो सबसे प्राउडी नेचर के। फिर जो ग्रैंड इंपीरियन जीओडी है वो बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग है, मतलब शायद पावरफुल है, जो भी वैसे सबसे पावरफुल वो दोनों लड़कियां हैं, लेकिन हालांकि अब वो 2 भागों में बढ़ गई है तो थोड़ी वीक हो गई है। जेमिनी मतलब ये वू फेंग के बारे में बताते कि वो नॉर्मली जो कैंडिडेट पिक करते हैं ना बहुत रेयर करते हैं, वो ज्यादा ही वो पिकी है। और जेमिनी के बारे में भी बताते कि पिछले रिनकार्नेशन में उनका सोल 2 भागों में बट गया, तो अगर वो रिकवर नहीं कर पाएंगी जैसा कि लोग कहते हैं, तो वो उतनी पावरफुल नहीं है अब। और वांगलिंग इन्हें इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलता है। इंपीरियन ट्रायल्स के बारे में भी ये बंदा बताता है कि वो जगह सेलेस्टियल एंसेस्टर ने बनाया था, उसमें टोटल 19 लेयर्स थे।
और ये बताता है कि 500 साल पहले इसने ट्राई किया था और ये थर्ड लेयर तक पहुंच पाया था। ये भी बताता है कि बेसिकली जो सेलेस्टियल एंसेस्टर ने ये जगह बनाया है ये कुछ कॉपी है इमेमोरियल गॉड रियल्म का, और जो 19th लेयर को पार कर जाता है तो उसके ग्रैंड एम्पिरियन बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर वो इमेमोरियल गॉड रियल्म में गया तो। जैसे ये वू फैंग के बारे में बताता है, एम्पिरियन वू फैंग के बारे में। वांग लिंग भी पूछता है कि मैं इंपीरियल ट्रायल में कैसे एंटर करूंगा, तो ये बताते हैं फिर कि अगर तुम्हें यहाँ पर वो रिकॉग्निशन मिल गया, मान्यता कि तुम एक इंपीरियन एक्सॉल्ट हो, फिर जो भी चीजें थी कि 60 सांसों के अंदर तुम्हें फिर एंटर करना पड़ेगा उस जगह पे, ये वो चीजें बता देता है। ये भी बताता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि एंशिएंट एंसेस्टर ने भी सेम चीज कॉपी किया हुआ है इमेमोरियल गॉड रियल्म, जहां पर एंशिएंट क्लैन का ट्रायल होता है। इसके ऊपर भी दोनों एंसेस्टर्स ने अपने अपने जगह ट्रायल्स बनाए हैं जो कि ग्रैंड इंपीरियन के लिए, बट अब वो सुनने में आता है, मैंने देखा नहीं है कभी। अब फिलहाल ये बंदा तो निकल जाता है। वांग लिंग सोच रहा था कि मैं 2 से तो मिल चुका हूँ, अब ये ग्रैंड इंपीरियन डाउई से और ग्रैंड इंपीरियन जेमिनी से, बाकी 3 बचते हैं। मैंने अब तो पहला इंपीरियन एक्सॉल्ट से बैटल भी कर लिया। वांग लिंग उन चीजों के बारे में सोचता, मतलब जो अभी इसका बैटल हुआ था ना उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। समय निकलते जाता और वांग लिंग यहीं पर था और महीने निकल जाते, आसपास कोई आता भी नहीं। कुछ जो डेविल डाओ सेट के कल्टीवेटर्स थे, जब वो वापस आते हैं वेल्लीबुल कॉन्टिनेंट से तो वो देख करके ही दंग थे और दूर से वांग लिंग को पहचान भी जाते, बट कोई पास नहीं आता है, भाग जाते सभी के सभी। कुछ रुकते भी हैं तो थोड़ा दूर में थे। इधर 1 साल बीत चुका था और वांग लिंग आंखें खोलता और ये वही कैलकुलेट कर रहा था कि जो ग्रैंड इंपीरियन डाउई ने वो पंच मारा कि उनके पास हल्के से डिवाइन सेंस का पंच, और ये पूरा कैलकुलेशन करता है लाखों करोड़ों बार, बट एक बार भी उससे बच नहीं पा रहा था। इसे समझ में आता कि ग्रैंड इंपीरियन से कितना वीक है। लेकिन एक चीज इसे समझ में आता कि वो एंसेस्टर जो थे डेविल डाउ वाले, वो अपने पंच में स्पेल्स को मर्ज कैसे कर रहे थे, मैं उसे सीख सकता हूँ। बैटल की वजह से इसे समझ में आ चुका था। अब इसे एक शांत जगह चाहिए था जहां पर ये बैठ के कल्टीवेट कर सके। वांग लिंग देखता है कि यार डेविल डाउ सेट के बंदे थे, बट उन पर ध्यान भी नहीं देता और यहाँ से गायब हो जाता है। धीरे धीरे समय निकलता है और 3 साल बीत चुके थे और वांग लिंग जो था ना वो मैंग अर्थ कॉन्टिनेंट में एंटर करके जो डेजर्ट वाला एक जगह था वहां पर एक गुफा बना लेता और इन 3 सालों में कॉम्प्रीहेंड करता है। आंखें खोलता है फिर से, अब 3 साल और बीत चुके हैं और इसे समझ में आता है कि बिना सोल आर्मर के ये 9 स्पेल्स को अपने पंच में फ्यूज कर सकता है। 3 साल से मतलब जो कल्टीवेशन इसने किया तो इसके अटैक्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे, कल्टीवेशन सेम था, और इसका जो रैपिड स्पेल आर्ट था ये भी समझ में आ जाता है। जो गोल्डन एक्सॉल्ट के ओरिजिन सोल्स हो उससे 6 स्पेल्स वेन से ही बन सकते, लेकिन ऊपर के और वेन्स बनाना मतलब 7वां बनाना वो और टफ होगा। 6वें वेन को बनाने के लिए 9 गोल्डन एक्सॉल्ट्स के और चाहिए, 7वें को बनाने के लिए 9 इंपीरियन एक्सॉल्ट के, शायद 8वें को बनाने के लिए 9 एसेंडेंट एक्सॉल्ट्स के, और 9वें को बनाने के लिए 9 ग्रैंड इंपीरियंस के। ये इसका कैलकुलेशन था। फिर ये सोचता शायद 9वें को बनाने के लिए ग्रैंड इंपीरियन काफी होगा, बट इतना समझता है कि रैपिड स्पेल आर्ट को इसको फुल पावर तक ले जाना है। अब ये सोचता है कि इसे मेटल और वुड एसेंसेस हासिल करके इसकी 5 एलिमेंटल ट्रू एसेंस बॉडी उसे कंप्लीट करना है। फिर इसका पावर लेवल वॉइड मिड फेज में पहुंच जाएगा। फिर ये अच्छे लेवल पे मतलब और पावरफुल बैटल्स कर पाएगा। डेविल डाओ के जो ओल्ड एंसेस्टर है बिना उनको आर्मर के भी हरा पाएगा, एटलीस्ट बराबर का बैटल कर पाएगा। अब वांग लिंग जो सी ड्रैगन इसने हासिल किया उसे निकालता है और इसके ऊपर बैठकर आगे ट्रैवल करने लगता है। मैंग अर्थ कॉन्टिनेंट पर 2 सेक्ट थे, फेमस छोटे मोटे तो रहती है। एक था अर्थ सेक्ट और दूसरा था मैंग अर्थ सेक्ट, और ये भी 9 सेक्ट 13 फैक्शन के पार्ट थे। लेकिन इनके सेक्ट में सबसे पावरफुल बंदा गोल्डन एक्सॉल्ट लेवल पर था, कोई इंपीरियन एक्सॉल्ट नहीं था। वैसे तो वांग लिंग को गोल्डन एक्सॉल्ट्स की जरूरत थी, मतलब उन्हें मार दे और रैपिड स्पेल आर्ट के लिए स्पेल वैन बनाए, बट अब इनसे कोई दुश्मनी नहीं, तो ऐसा ये सोचता भी नहीं और मैप के हिसाब से आगे बढ़ते जाता। और सेक्ट के काफी करीब पहुंच चुका था। और यहाँ पर क्योंकि पूरा डेजर्ट प्लेस तो हवाएं बहुत तेज चलती और बालू ऐसे हवा में उड़ते रहते थे। और इस एरिया में जहाँ पर अर्थ सेक्ट में एक बड़ा सा सी ड्रैगन प्रकट होता है जिसके खोपड़ी पर वांग लिंग बैठा था। सी ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ता हवा से, वैसे तो यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रहा। वो इस तूफान में जो कि बालू का तूफान था आगे बढ़ जाता है। तूफान को जैसे ये पार करते हैं एक एरिया दिखता है जो कि अर्थ सेक्ट था, जहाँ पर माउंटेन्स थे, पानी बह रहा था, मतलब ये स्पेस ही अलग था मानो। बाहर में पूरा डेजर्ट और यहाँ पर इतना अच्छा लोकेशन। और अर्थ सेक्ट में 30,000 के आसपास डिसाइपल्स थे। ये बस टैलेंटेड लोगों को ही रिक्रूट करते थे और उसमें रैंकिंग दी जाती। रैंक 1 के जो सेक्ट मेंबर्स थे वो 100 से भी कम थे और रैंक 9 में 20,000 से ज्यादा लोग थे। और हर एक के रैंक के हिसाब से एक अलग अलग लोकेशन हुआ करते थे कि ये रैंक 5 का लोकेशन है, ये रैंक 4 का, ऐसे। तो फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें रैंक 5 के सेक्ट मेंबर्स को दिखाया जाता, जहाँ पर 2 कल्टीवेटर्स बैठे हुए थे। एक मैन था और एक दूसरी वुमेन थी। बंदा 30 साल का होगा, कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं था। ये निर्वाणा स्क्रायर के सेकंड स्टेप में था निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे, और वुमेन जो थी वो इसे प्यार से दिख रही थी। अचानक से बंदा जो था वो ट्रैम्बल करता है, मतलब काफी पेन में था। बंदे से टच करती, मतलब संभालने की कोशिश करती, उसके बॉडी में अपना कल्टीवेशन भेजती, और बंदा पसीने में था। और लेडी से समझा रही थी कि आप कितने बार ट्राई कर चुके, वो सपना है, जाने दो, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? बंदा शांत होता है और बोलता हाँ वो इंपॉर्टेंट तो है। लेडी कहती क्या मुझसे भी ज्यादा? अब बंदा और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये सपना ये 200 सालों से देख रहा है। इसके सपने में से एक बंदा दिखाई देता, बंदी दिखाई देती, बट जिसे वो क्लियर नहीं देख पा रहा था, और बोलते कि शायद मैं उसी के लिए इस दुनिया में हूँ, शायद वो मेरा पिछला जन्म था और वो मेरी वाइफ थी। बट लेडी समझाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि ये लेडी इसके साथ 100 सालों से, और इस बंदे को ये किंग कह के बुलाती है
QING कि वो बस एक ड्रीम है। बंदा फिर और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो सच में मतलब सपना है। इधर वांगलिंग इस एरिया में आ चुका, मतलब अर्थ सेक्ट के आसपास में ही घूम रहा था। सी ड्रैगन अर्थ सेक्ट की तरफ ही देख। अब अर्थ सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर ओल्ड एंसेस्टर को वांगलिंग आदेश देता है कि बाहर आओ। अब वांगलिंग की आवाज तो मतलब पूरे सेक्ट में गूंजने लगती। तो वो जो कंफ्यूज आदमी था किंग, वो भी इससे सुनता है। अब जो यहाँ के ओल्ड एंसेस्टर थे वो गोल्डन एक्सॉल्ट स्टेज पे और सेक्ट मास्टर वॉइड टर्बुलेंट लेट फेज में गोल्डन एक्सॉल्ट के करीब थे। अगर ये वॉइड टर्बुलेंट लेट फेज के पीक पर पहुंच जाए तो ये भी उसी लेवल पे होंगे। सेक्ट मास्टर 2-3 बंदों को डांट रहा था, कुछ समझा रहा था, जैसे ये डिवाइन सेंस को फील करता। हालांकि वांगलिंग की डिवाइन सेंस किसी को हर्ट नहीं करती, मतलब लोअर कल्टीवेशन पे प्रेशर नहीं डालती। सेक्ट मास्टर का एक्सप्रेशन बदलता है, अब इन्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ के जो एंसेस्टर थे जो क्लोज डोर में थे वो भी इस आवाज को फील करते, इनके लिए ज्यादा पावरफुल था। और ये बोलते यार ये हो रहा, ये तो एम्पीरियन एक्सॉल्ट की है। और तुरंत ये टेलीपोर्ट करके उस लोकेशन पे जाते हैं। अब जो बंदा था किंग वो भी डिवाइन सेंस को फील किया और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वुमेन भी थोड़ा सा कांपती, मतलब उसकी आंखों में भी एक कंफ्यूजन आता है। बाकी लोगों को भी असर पड़ता है लेकिन कंफ्यूज बस ये दोनों ही होते हैं। अब वांगलिंग तूफान को पार करके यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर सेक्ट मास्टर ओल्ड एंसेस्टर दोनों प्रकट होते हैं। और वांगलिंग के पास में जब वो सी ड्रैगन को देखते तो उसकी ही ऑरा गोल्डन एक्सॉल्ट के बराबर थी। इनके पसीने और छूटते और फिलहाल रेस्पेक्ट दिखाते कि अर्थ सेक्ट के ज़ेंग टियानलिन, मैं आपको ग्रीट करता हूँ सीनियर। और सेक्ट मास्टर भी ग्रीट करता है। और ये डर रहे थे कि यार क्योंकि इंपीरियन एक्सॉल्ट जल्दी इधर आते नहीं है तो क्या ये हमारे सेक्ट से कुछ लेने आया है क्या, ऐसा मतलब। वांगलिंग स्माइल करती, मैं बस इधर से गुजर रहा था, मैं नहीं आ रहा, मुझे बस एक मैप चाहिए, कंप्लीट मैप, क्या आप दे सकते हैं। गोल्डन एक्सॉल्ट जो था यानी एंसेस्टर वो एक चैन की सांस लेते तो ज़ेंग टियानलिन तुरंत ही हाँ में सर हिलाते, बताते कि मेरे पास ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का तो पूरा मैप है ही, थोड़ा बहुत सदर्न कॉन्टिनेंट का भी है। वांगलिंग मैप देखता है ये संतुष्ट हो जाता है। और ये बताते हैं कि जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहा था तो मैं साउथ कॉन्टिनेंट पर भी चला गया था, तो इसलिए मैंने वहां के भी मैप इकट्ठा कर लिए थे। वांगलिंग इस तरह अपने हाथ को ऐसा आगे करता है और इसके हाथों पर इमॉर्टल फायर का एक सीड बनता है जिसमें फायर सेंस हो रहा था। और ये बोलता है कि मैं ये फ्री में तो नहीं ले सकता, तो ये आप रख लो, अगर आपके सेक्ट में कोई भी इसे सेंस कर पाए तो उसके लिए फायर एसेंस बनाना इजी होगा। ओल्ड मैन भी मतलब काफी हैप्पी हो जाते हैं। पहला ऐसा इन्हें बंदा मिला था, मतलब इंपीरियन एक्सॉल्ट, तो उसे मिल चुके थे जो कि इतना मतलब ऑनेस्ट था। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने लगता। सेक्ट मास्टर कुछ नहीं बोलते क्योंकि भाई वो बोलने के लायक नहीं, मतलब वीक है ना, तो अगर एंसेस्टर बात करे तो इन्हें बीच में बोलना भी नहीं है। बट वांगलिंग जब जा रहा था 1000 फीट के था, अचानक से रुकता है, पलटता है और सेक्ट की तरफ देख, इसका डिवाइन सेंस फैलता है। एक सोल की इसने ऑरा फील कर ली जिसके वजह से रुका था। जो गोल्डन एक्सॉल्ट ज़ेंग टियानलिन, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो गया और ये लोग वांगलिंग की तरफ पढ़ते। जो सी ड्रैगन था वांगलिंग को लेकर रैंक 5 के एरिया पर पहुंच जाता है। ये दोनों इसे फॉलो करते। वांगलिंग मतलब एक अलग स्टेट में चला जाता। सेक्ट मास्टर और एंसेस्टर को समझ में नहीं आ रहा था और गोल्डन एक्सॉल्ट बोलते भी है एंसेस्टर कि सीनियर ये हमारा रैंक 5 का सेक्ट एरिया है। तुरंत ही आदेश देते कि रैंक 5 के डिसाइपल्स बाहर आओ और सीनियर को ग्रीट करो। टियानलिन में सोचता अगर ये मर भी गया तो क्या ही फर्क पड़े, रैंक 5 वाले ही तो है। सभी आकर के वांगलिंग को ग्रीट कर और उनमें ही वो लेडी और वो बंदा किंग थे। बाकी सभी तो नील होने लगते हैं। वांगलिंग झुकने देता है बट उन दोनों जेंटल फोर्स से रोक देता है क्योंकि ये पहचान लेता जो बंदे किंग थे उनका पिछले जन्म में नाम था जाओ। ये वांगलिंग के बड़े भाई थे, बिग ब्रदर जाओ। उन्होंने अपना एसेंडेंट क्रिस्टल भी वांगलिंग को दिया और वांगलिंग अपने फोर्स से बाकी को साइड कर देता ताकि वो दोनों क्लियरली दिख पाए। अब ये दोनों पैनिक करने लगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ज़ेंग टियानलिन वगैरह को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रही है। अब इन्हें लगता है कि ये मतलब बंदा किंग झुक नहीं रहा है, इसलिए ये सीनियर उधर जा रहा है। ये दोनों की तरफ चिल्लाते हैं कि तुम लोगों में गट्स है कि तुम रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो सीनियर को, मैं तुम्हें सेक्ट से हटाता हूँ। बट तभी वांगलिंग बोलते शांत रहो, निकलो यहाँ से। सेक्ट मास्टर तुरंत ही पीछे हटता है, उनके उल्टे करने लगता है। तुरंत ही जो एंसेस्टर थे वो वांगलिंग से माफी मांगने लगे। अब जो रैंक 5 का डिसाइपल्स थे जो कि 1000 के आसपास, वो इन चीजों को देखकर और डर जाते। अब वांगलिंग किंग से नाम पूछता है, आपका नाम क्या है? कि वांगलिंग इन्हें कैसे बोल सकता क्योंकि पिछले जन्म में ये स्वॉर्ड स्पिरिट थे और ये जो लेडी है वो किंग शुआंग हुआ करती जिसकी मेमोरी जा चुकी है। लेकिन इस जन्म में दोनों साथ है, ये देखकर वांगलिंग खुश होता है। हालांकि वांगलिंग ने रिइंकार्नेशन स्पेल यूज किया था इन पे, फिर भी जो ऑब्सेशन था ना किंग ओल्ड मैन जाऊ का, वो खत्म नहीं हुआ था, वो अभी भी था। अभी भी वो कोल्डनेस था इनके अंदर। ये अपना नाम बताते किंग। वांगलिंग को थोड़ा और पेन होता और ये बंदा बताता है कि हाँ मैं एक अनाथ हूँ, मैंने खुद से अपना नाम किंग रखा है। वांगलिंग समझ सकता था क्योंकि पिछले जन्म में किंग शुआंग का नाम किंग शुआंग था, तो ये इतने ऑब्सेस थे कि इस जन्म में अपना ही नाम किंग रख चुके थे सबकॉन्शियसली, मतलब दिमाग में आ गया बस रखना है। वो रीजन नहीं पता था कि मैंने अपना नाम क्यों रखा। वांगलिंग इनकी तरफ देखते रहता और बोलता नहीं। इनका जो कोल्डनेस था वो किंग शुई से अलग था, वो आ रहा था स्वॉर्ड स्पिरिट की ऑरा की वजह से। इनके अंदर अभी भी वो स्वॉर्ड स्पिरिट की ऑरा थी। वांगलिंग ने इनके रिइंकार्नेशन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया क्योंकि किंग शुआंग इनको पसंद मतलब उस वे में नहीं करती थी। लड़की इसलिए थोड़ी पैनिक थी। किंग शुआंग बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड थी, वांगलिंग से थोड़ी डर रही थी। हालांकि उसने जाऊ का हाथ पकड़ा था और ये एक फियर फील करती जो इसके सोल से आ रहा था। अब वांगलिंग इनसे इनका नाम पूछता है। लेडी बताती है जाऊ यीटिंग, मतलब जस्ट उल्टा हो गया था। नाम लेडीज का ही लेकिन थोड़ा सा जाऊ सरनेम के साथ है। और वांगलिंग को याद आता है पिछले जन्म में जाऊ ही किंग शुआंग को टिंगेर बुलाते थे, इनके नाम के साथ यी टिंग करके, मतलब टिंगेर
वैसे तो वांगलिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की मेमोरीज को नहीं बदलनी चाहिए, सबका अपना लाइफ है, बट इसने इतना तो करना था ना ज़ाओई के लिए, इसने वैसा किया था। इसलिए वांगलिंग जब रिइंकार्नेशन में डाल रहा था किंग शुआंग, उसने किंग शुआंग की पिछली मेमोरी ही मिटा दी थी, किसी को नहीं बताया, बस इसने ज़ाओई के लिए ऐसा किया था। अब जो किंग थे यानी ज़ाओई बोलते हैं वांगलिंग को सीनियर। मेरा एक कंफ्यूजन है, आप क्या मेरे उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपका कल्टिवेशन बहुत है। वुमेन इसके हाथ को और पकड़ ले, उसे डर लगता है यार ये पिछली अपनी वुमेन को पालेगा तो मुझे छोड़ देगा। फिर से समझाने की कोशिश करती कि वो एक सपना है। वांगलिंग इनकी तरफ देख, ये बंदा बोलता कि मैं कल्टिवेट तो कर रहा हूँ पर मुझे लगता है कि मैं ये पहले कर चुका हूँ। ये बताता है कि मुझे एक सपना आता है हर बार जिसमें मैं एक वुमेन को देख, पीछे से तो देख पाता हूँ, उसने सफेद ड्रेस पहना है बट क्लियर नहीं देख पाता हूँ। उसकी वजह से मुझे वो कोल्डनेस आता है, सैडनेस आता है। मुझे जानना है कि वो कौन थे। मुझे लगता है वो मेरी वाइफ थी प्रीवियस लाइफ में, और शायद मैं एग्जिस्ट भी उसी के लिए कर रहा हूँ। अब जो गोल्डन एक्सॉल्ट एंसेस्टर थे वो वांगलिंग की तरफ देखते, फिर इनकी तरफ देख, कैलकुलेशन कर रहे थे बट उन्हें समझ में नहीं आता। वांगलिंग ने ज़ाओई की मेमोरी को इसलिए नहीं मिटाया था, वो इनके दोस्त थे। वांगलिंग चाहते थे कि वो अपना रास्ता खुद चुने, और वांगलिंग ने एक कविता सुना थी। ग्रीष्म का मौसम था पहले साल का, एक पेड़ के नीचे गया, पत्तों को देख रहा था, मुझे वो बहुत पसंद था। लेकिन जब ठंड आई मैं दोबारा से पेड़ के पास गया, मुझे वो हरा पत्ता नहीं मिला, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं वहीं पर खड़ा था और मुझे पता नहीं था कि वो पत्ता वहीं पर था, शायद उसका कलर बदल चुका था। और जब मैं जाने लगा हवा का एक झोंका चला, वो जो पत्ता सूख चुका था येलो कलर का, वो अलग हो गया पेड़ से और मेरे चक्कर मारने लगा और मेरे साथ रास्ते में चला। मुझे लग रहा था कि हरा पत्ता को मैं मिस करने में इतना बिजी था, उस पत्ते को मैं ढूंढ रहा था, जिस हरे पत्ते को, तो मेरे साथ ही था पूरा टाइम। वांगलिंग बोलता है यही इसी कविता में आपका आंसर है, और अगर आपको सही जवाब मिल गया वांगलिंग इन्हें एक पिल देता है, और उसके बाद अगर आप ये पिल ले लोगे तो आपको सपना नहीं आएगा। और वांगलिंग यहाँ से सी ड्रैगन पर बैठकर निकल जाता है। वांगलिंग जाते जाते बोलता है कि ज़ेंग टियानलिंग, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब थोड़ा दूर आने के बाद तुम्हारे सेक्ट में रिइंकार्नेट हुए, ये तुम्हारे सेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सेक्ट की 3 बार मदद करूंगा, लेकिन अगर इन्हें कुछ हुआ तो फिर मैं वापस भी आऊंगा। गोल्डन एक्सॉल्ट बोलता है ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वांगलिंग ज़ाओई की मेमोरी को अनलॉक नहीं करता है, सील को तोड़ सकता, बट ये नहीं करता है, ये उन्हें मौका देता, क्योंकि आप सील को अनलॉक खुद भी कर सकते हो जब आपका कल्टीवेशन बढ़े। वांगलिंग ने हिंट तो दे ही दिया और पिल भी दिया था कि वो क्या चॉइस लेना है वो ज़ाओई के ऊपर है। और वांगलिंग जब बहुत दूर निकल जाता तो एक चीज बोलती, बिग ब्रदर ज़ाओ, मुझे भूल जाओ, केव वर्ल्ड को भूल जाओ, पिछले जन्म को भूल जाओ यार, अभी की लाइफ के बारे में सोचो। आपके पास जो लोग हैं उन्हें चेरिश करो, मतलब अच्छे के अच्छे साथ रहो यार उनके साथ। और यही तो वो लेडी है जिसके लिए आप लाइफ टाइम वेट कर रहे थे, जो आपके करीब नहीं आई थी। यही तो है जो आपके सपने में आती है। वांगलिंग ऐसा मतलब एक आहें भरता है और निकल जाता है। हालांकि लगता है वांगलिंग को थोड़ा बहुत किंग शुआंग के साथ इसने गलत किया, लेकिन ज़ाओई का जो ऑब्सेशन था उसे वांगलिंग कैसे भूल सकता, और इससे बेहतर क्या ही कर सकता था। वांगलिंग को थोड़ा सेटुनान, किंग शुई, जू लिगो, लिऊ जिनबाओ वगैरह की भी याद आती, और ये सोचता है क्या सेटू का जन्म एज अ किंग हुआ होगा। फिर सीनियर ब्रदर किंग शुई कहाँ गए होंगे। जू लिगो तो बहुत बड़ा धूर्त आदमी, बदलते रहता था। फिर लिऊ जिनबाओ, वो तो भाई धोखेबाज आदमी था, लव ऑफ डिसेप्शन का मास्टर था, क्या वो उसे अभी भी कॉम्प्रिहेंड कर रहा होगा। फिर इसे आखिरी में ली कियानमे की भी याद आती, और इसे पुराने दिन याद आते। अब वांगलिंग क्योंकि मैंग अर्थ कॉन्टिनेंट पर था, यहाँ पर जो दूसरा सेक्ट था मैंग अर्थ सेक्ट, ये उसकी तरफ पड़ता है, जो कि अर्थ सेक्ट के बराबर ही था। और ट्रिप एकदम स्मूथ जाता है क्योंकि गोल्डन एक्सॉल्ट लेवल पर अपना सी ड्रैगन था। यहाँ पर इसे कुछ वैसा मिलता नहीं, तो वांगलिंग इसके बाद जो अगला कॉन्टिनेंट आता था हेवन कॉन्टिनेंट, ये उधर निकल जाता। तो देखो बात ऐसी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर बहुत कम इम्पेरियन एक्सॉल्ट्स है। हालांकि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का जो एक पार्ट है हेवन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर एक सेक्ट था हेवन सेक्ट, ये भी 9 सेक्ट और 13 फैक्शंस में आता। यहाँ के ओल्ड एंसेस्टर को बोला जाता है कि वो जीनियस थे, सेम जनरेशन के थे लुओ यूनहाई वाले, बट उनका भी कल्टीवेशन इम्पेरियन एक्सॉल्ट पर जाकर रुक गया था, और बहुत पहले वो ग्रैंड इम्पेरियन ज़ेमिनी को फॉलो किया करते थे। कुछ तो हुआ, फिर वो चुपचाप चले आए अपने सेक्ट वापस, और अभी सेक्ट में ही है 10,000 सालों से। और हेवन कॉन्टिनेंट पर सबसे पावरफुल सेक्ट हेवन सेक्ट ही था। इसके टोटल 19 ब्रांचेस थे पूरे हेवन कॉन्टिनेंट पर फैले हुए, मतलब पूरे इस कॉन्टिनेंट को यही लोग कंट्रोल करते थे। और यहाँ पर वांगलिंग का सी ड्रैगन पहुंच चुका था। अब हेवन कॉन्टिनेंट में बादल अच्छे खासे रहते थे, और फिलहाल यहाँ पर एक लोकेशन था हेवन भी, मतलब सबसे ऊंचा था, उसे दिखाया जाता, जो कि बादलों से घिरा हुआ था। सी ड्रैगन वहीं पड़ता है, और वांगलिंग यहाँ पर पहुंचने के बाद बोलता कि मैं वांगलिंग हूँ, हेवन सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर से मिलना चाहता। वांगलिंग का डिवाइन सेंस तो बिजली के समान वो फैलने लगता, आधा हेवन कॉन्टिनेंट कवर कर लेता। जितने भी यहाँ पर बंदे थे सभी से डिवाइन सेंस को फील कर। इस दौरान एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन बाहर निकलते, अचानक से गायब होते, और वांगलिंग से 10,000 फीट की दूरी पे प्रकट होते। वांगलिंग की निगाहें और इनकी निगाहें पहली बार मिलती। ओल्ड मैन की जो नजरें थी मानो सुई के समान, लाखों के मात्रा में वांगलिंग की बॉडी को भेदने लगती, वैसे पड़ती। वांगलिंग की आंखों में जो गोल्डन लाइट था वो और ज्यादा ब्राइट हो जाता। ओल्ड मैन की बॉडी पे ट्रेम्बल कर फील करता कि मानो वांगलिंग एक तलवार हो, गोल्डन स्वॉर्ड हो, जिसमें बहुत पावरफुल सेलेस्टियल एनर्जी है। अब ओल्ड मैन फिर नजरें हटा लेते और बोलते कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वांगलिंग बोलता है यार देखो ये मैं इम्पेरियन एक्सॉल्ट में अभी पहुंचा हूँ, तो मैं आपसे मतलब कुछ समझना चाहूंगा, कुछ पॉइंटर्स लेना चाहूंगा। और वांगलिंग प्यार से बोलता है क्योंकि कोई दुश्मनी तो थी नहीं। ओल्ड मैन हंसते, बैटल तो कर ही सकते हैं ना, लाइफ और डेथ बैटल नहीं, बट एक एक्सचेंज बैटल, जो कि इनके लिए भी अच्छा है। अभी हाथ घुमाते, चारों तरफ से बर्फ अचानक से वांगलिंग पर अटैक करने लगा। इन बर्फों में भी 9 स्पेल्स थे। वांगलिंग भी हंसते और बदले में राइट हैंड से एक पंच मार। अब के पंच में भी 9 स्पेल्स थे,
और बेसिकली वो 9 स्पेल्स कोई और नहीं, 9 वार स्प्रिंट प्रिंट्स थे। एक ही स्पेल को 9 बार इसने यूज कर दिया था। और जो स्नो स्टॉर्म थे वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और बैटल चलता है, कुछ घंटे बीत जाते। वांगलिंग थोड़ा पीछे हट और फिर यहाँ से निकल जाता है। जाते बोलता है कि आपका कल्टीवेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस बैटल से मुझे बहुत फायदा हुआ, थैंक्स। ओल्ड मैन भी लगभग 10,000 फीट पीछे हट, खुद को स्टेबलाइज कर और बोलते हैं कि तुम जस्ट इंपीरियल एक्सॉल्ट में एंटर की और तुम 9 स्पेल्स को फ्यूज कर पा रहे हो। तुम ज्यादा पुराने भी नहीं हो, मतलब बूढ़े भी नहीं हो। मैं मतलब तुम्हें एडमायर करता हूँ। बैटल के लिए फिर से बोलते हैं, फिर से करना है कि फिर से बैटल करते। तो बैटल 7 दिन तक चलता है और जैसे ये एक एक पंच मारते फिर बातें करते, तो वैसा चलते रहता है बिना हेटरेट वाला बैटल। और फिर ओल्ड मैन बोलते भी है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मैं फेल कर सकता हूँ कि तुम अपने स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड बैक कर रहे हो। हमारा बैटल स्ट्रेंथ सिमिलर है, तो तुम ऑल आउट क्यों नहीं जा रहे? 23 राउंड ये बैटल कर चुके थे। अब वांगलिंग बोलता है ठीक है। फिर पीछे इसकी 5 एलिमेंटल ट्रू बॉडी प्रकट होती है। वांगलिंग एक तरह से 18 स्पेल्स को फ्यूज कर सकता था, मतलब ऐसा बंदा जिसने 18 स्पेल्स फ्यूज की उससे ये बैटल कर सकता, क्योंकि दोनों 9 स्पेल्स को फ्यूज करके अटैक मार देंगे। ओल्ड मैन इसेंस बॉडी को पहचान जाता कि यार ये नॉर्मल इसेंस बॉडी तो नहीं, इसमें मल्टीपल इसेंसेस फ्यूज हैं। ओल्ड मैन भी अपने अटैक करता, इस बार ये 17 स्पेल्स फ्यूज करता। 3 दिन ये बैटल और चलता। वांगलिंग फिर यहाँ से निकलने लगा और इन्हें बोल के जाता है कि फेलो कल्टीवेटर मूव रॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाइट हेड ओल्ड मैन थोड़े सीरियस थे, मतलब मूव रॉन्ग, और बोलते यार इस बंदे ने अभी भी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं किया, ये इंपीरियन ट्रायल में कितने लेवल्स पार कर सकता है। और ये बोलते यार एक नया इंपीरियन एक्सॉल्ट आया हमारे सेलेस्टियल क्लैन में, इस मैटर को मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा ग्रैंड इंपीरियन को। 10 दिन उन्होंने बैटल किया था तो इन्हें कुछ चीजें तो समझ में आई थी। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।